तो अपनी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में जैसा कि आपको पता है हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण देखा और हमने देखा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वह दो भागों में विभाजित हैं। पहली शक्ति तो जो थी वह थी सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर हमने इससे पहले वाली क्लास में विधायी शक्तियाँ देखी, हमने कार्यपालिका की शक्तियाँ देखी, इसके अलावा हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखी, वीटो शक्ति देखी और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ हमने जो है वो सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर देख ली थी। आज की जो क्लास होगी हमारी वह राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ही होगी, लेकिन आज की क्लास में हम सामान्यकालीन शक्तियाँ हो चुकी है तो हम उससे आगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ जो है इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। फिर बात करें कि आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की है वह मूल रूप से 3 शक्तियाँ हैं। कितनी हैं? 3। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है वित्तीय आपातकाल। एक एक शक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है राष्ट्रीय आपातकाल की बात कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले देखें कि इसका उल्लेख जो है संविधान में कहाँ किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने हेतु अब देखो कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है संविधान में, मूल संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, वर्तमान संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो बात करें सबसे पहले मूल संविधान की। तो मूल संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगा सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। अब मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, लेकिन कैसी कंडीशन में लगेगा। तो मूल संविधान में कहा गया है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण, एक तो युद्ध हो जाए या किसी अन्य देश का आक्रमण हो जाए तथा आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखा युद्ध या बाहरी आक्रमण। युद्ध और बाहरी आक्रमण तो आप समझते हैं कि युद्ध हो जाए या कोई अन्य देश आक्रमण कर दे। और दूसरा है आंतरिक अशांति, अर्थात ऐसी स्थिति जब देश की जो है शासन व्यवस्था जो है उथल पुथल हो जाए, शासन व्यवस्था संचालित करने में कोई ना कोई बाधा आए, उसको कहा जाता है आंतरिक अशांति। अर्थात राजनीतिक अशांति की स्थिति को जो है आंतरिक अशांति कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ये बात सारी जो कही गई है मूल संविधान में। और वर्तमान समय में क्या है कि इस घोषणा के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान समय में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? ये जो उल्लेख था इसका राष्ट्रीय आपातकाल का, उसमें परिवर्तन किया गया। और उसमें परिवर्तन करके कहा गया कि राष्ट्रपति जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, देखिए ध्यान रखें, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, लेकिन अब क्या कर दिया उसको? सशस्त्र विद्रोह, अर्थात सेना द्वारा विद्रोह कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले क्या था? पहले था युद्ध या बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता था? ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता। तब उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद की सिर्फ मौखिक सलाह होती थी। और वर्तमान में क्या कर दिया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और घोषणा कब करेगा? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए, इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। और सशस्त्र का विद्रोह का मतलब है सेना द्वारा विद्रोह हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, अब राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि है वो कितने समय के लिए होती है? तो सबसे पहले देखें कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो वह 1 माह के लिए होती है। कितने समय के लिए? 1 माह के लिए। अब 1 माह पश्चात, जैसे 1 माह पश्चात क्या होगा, यानी 1 माह के अंदर अगर संसद का अधिवेशन होना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही वह 1 माह के लिए लागू होगा। और उस 1 माह के अंदर क्या होगा कि संसद का अधिवेशन होना आवश्यक होता है। 1 माह के अंदर संसद की बैठक होना आवश्यक होगा। और अगर संसद की बैठक में इस राष्ट्रीय आपातकाल को अगर राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसको पास कर दिया जाए, बहुमत द्वारा स्वीकार कर दिया जाए, संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को स्वीकृत कर दिया जाए, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? सबसे पहले 1 माह के लिए लगेगा। 1 माह के भीतर संसद का अधिवेशन होगा। उसके पश्चात संसद में स्वीकृति मिलने पर इसको 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। 6 माह के लिए उसको लगा दिया और उसके पश्चात भी अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल को और बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में वह पुनः संसद से स्वीकृति लेगा और संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के पश्चात वापस 6 माह के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? ये थी इसकी अवधि।
अब इसको समाप्त कैसे करते हैं? इसको लगा तो दिया, इसको समाप्त कैसे किया जाता है? तो इसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा का साधारण बहुमत, ध्यान रखिए साधारण बहुमत कर रहा हूं मैं, तो लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इसके समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। क्लियर? ये थी इसकी अवधि और इसको कैसे समाप्त किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसके प्रभाव का, कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं। तो प्रभाव में बात करें तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संपूर्ण देश में जो शासन होगा वह संचालन किसके द्वारा होगा? संपूर्ण देश का शासन संचालन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। और इस दौरान अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और लोकसभा को निलंबित भी कर सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है उस दौरान व्यक्ति के जितने भी सारे मूल अधिकार हैं वह सारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? प्रतिबंधित हो जाते हैं, एक्सेप्ट 2 अधिकार जो है व्यक्ति को दिए जाते हैं। यानी उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय सिर्फ 2 अधिकार ही हमें प्राप्त होते हैं। एक तो है जो अनुच्छेद जिसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में किया गया है, और दूसरा जो अधिकार है मूल अधिकार उसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो देखिए 2 कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी लागू होते हैं। तो पहला जो है अनुच्छेद 20 में है, उसके अंदर कहा गया है कि अपराध व दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तब वह अपराधी होगा, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे कैसी भी कंडीशन देश में हो। और दूसरी है अनुच्छेद 21 के तहत, और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, अर्थात अगर आपातकाल भी लग जाए तो भी उसे जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसकी अवधि क्या होती है, उसके प्रावधान क्या है, उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। उसके बाद बात करें देश की, हमारे देश की, कि भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो देश में हमारे अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1966 तक लगा था। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1966 तक लगा। और उस दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत चीन का युद्ध हुआ था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कर दिया था? भारत चीन युद्ध के समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा और इसकी अवधि थी 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 27 मार्च 1977 तक। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और तीसरा और लास्ट जो राष्ट्रीय आपातकाल है हमारा 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा। और उस समय लगा था आंतरिक अशांति के कारण, अर्थात राजनीतिक उथल पुथल के कारण, देश में कोई ना कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, उसके कारण जो है तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। क्लियर है? ये बात हुई हमारी यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। राष्ट्रपति की दूसरी आपातकालीन शक्ति है वह है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है इसके बारे में देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका उल्लेख देखेंगे कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति शासन होता क्या है कि जब किसी राज्य का या उसके किसी भाग का संवैधानिक तंत्र, अर्थात जो उसको जो संभालने वाला जो तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, अगर विफल हो जाए, जब किसी राज्य या उसके किसी भाग का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार राज्यपाल क्या करेगा? उस समय अपना प्रतिवेदन देगा, अर्थात अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। देखो, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में फर्क यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है वह पूरे देश के लिए लागू होगा और राष्ट्रपति शासन जो है किसी क्षेत्र विशेष अर्थात किसी राज्य के लिए लगता है। ठीक है? और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तब इमरजेंसी कंडीशन होती है और राष्ट्रपति शासन तब ऐसी कंडीशन लगता है तब उस राज्य की, यानी किसी राज्य की शासन व्यवस्था नहीं संभले वहाँ की सरकार से, जब राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो जाए तब राष्ट्रपति क्या करता है? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। क्लियर? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य पर लगाया जाता है अथवा उस राज्य के किसी भाग पर लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू रहता है। क्लियर? यह उद्घोषणा सबसे पहले जब राष्ट्रपति जब शासन लगेगा तो कितने समय के लिए लगता है? तो ये 2 माह के लिए लगाया जाता है। कितने समय के लिए? 2 माह के लिए। यानी किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो वह 2 माह के लिए लगेगा। अब फिर 2 माह के भीतर क्या होगा कि संसद का अधिवेशन होना आवश्यक है। संसद का अधिवेशन होना आवश्यक है और संसद के अधिवेशन के तहत, अर्थात संसद की मीटिंग के तहत इस राष्ट्रपति शासन को अगर अनुमति मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, किस प्रकार? साधारण बहुमत द्वारा अगर स्वीकृति मिल जाए तो यह राष्ट्रपति शासन उस राज्य में 6 माह तक लागू रहता है। क्लियर? अगर 6 माह पश्चात भी इसको और बढ़ाना होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। ठीक? अब राष्ट्रपति शासन जो हमने लगाया वह जो हमने देखा कि सबसे पहले 2 माह के लिए लगता है, उसके बाद संसद का अधिवेशन होता है, अधिवेशन में स्वीकृति मिलने के बाद 6 माह के लिए लगता है।
ठीक, और बढ़ाना होगा 6 माह के पश्चात तो वापस संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। बात करें राष्ट्रपति शासन की कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए। कितने समय के लिए? अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके प्रभाव की, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो उस राज्य का संपूर्ण जो शासन है वह किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। अर्थात राष्ट्रपति राज्य सरकार के समस्त कार्यों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इसके बाद क्या होगा कि संपूर्ण शासन व्यवस्था का नेतृत्व, अगर देखो राष्ट्रपति शासन लगाया तो संपूर्ण शासन व्यवस्था किसके हाथ में चली गई? राष्ट्रपति के हाथ में। अब राष्ट्रपति तो वहां शासन चलाने से रहा, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है वह किसे सौंप देता है? उस राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है, और वह राज्यपाल राष्ट्रपति अथवा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वहां क्या करता है? अपना शासन संचालन करता है। क्लियर? इस दौरान अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित भी कर सकता है। ये इसके प्रभाव होते हैं। और इस दौरान उस राज्य के लिए देखो कि पहले क्या था, जब राष्ट्रपति शासन नहीं था, जब नॉर्मल शासन चल रहा था राज्य का, तो राज्य के लिए कानून कौन बनाते थे? उस राज्य की विधानमंडल बनाता था। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य पर जो नियंत्रण है किसका हो जाता है? केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का नियंत्रण होने के बाद वहाँ पर जो है कानून बनाने का कार्य वहाँ की संसद करती है। ये देखिए हमने इसके प्रभाव राष्ट्रपति शासन के। अब सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब के एक पेप्सू प्रांत है वहाँ पर लगाया गया था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन बात करें कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया है, तो सर्वाधिक बार लगाया गया मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में, और वो है 10 बार। और उसके सेकंड स्थान पर तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ऐसे राज्य जहां पर अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है तो वह है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। बात करेंगे आगे सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन लगने वाले राज्य, तो सबसे कम बार जो है अरुणाचल प्रदेश में लगा, और वहां पर 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य वह है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य तो कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, और वह सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन था। ये बात की हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में। देखो हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देखी। अब राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा उसके बारे में देखेंगे तो राजस्थान में कुल अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच में, और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और उस दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 के बीच लगा। उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, राष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। ये बी.डी. जत्ती जो है उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि ये जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, और उस दौरान इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 के बीच लगा। उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन जो राजस्थान में लगा था वह लगा था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 के बीच। उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्लियर? ये बात की हमने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की कि राजस्थान में कुल अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति की 2 शक्तियां हमने देख ली, पहली देखी राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरी हमने देखी राष्ट्रपति शासन। अगली जो राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल बात करें वित्तीय आपातकाल की तो सबसे पहले इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया। कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो जाए, अर्थात पैसों की जब कमी आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, वित्तीय संकट पैदा हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्लियर? अब सबसे पहले जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वह भी कितने समय के लिए लागू होगी? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जब घोषणा होगी तो 2 माह के लिए लागू रहती है। अब 2 माह के भीतर क्या होगा? वापस वही बात कि संसद का अधिवेशन होगा, संसद की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर इसे स्वीकृत कर दिया जाए तो यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। बात करें वित्तीय आपातकाल के प्रभावों की, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
राष्ट्रपति के अतिरिक्त देश के जितने भी पदाधिकारी है, देश के जितने भी कर्मचारी है, उनके वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। और संचित निधि पर, संचित निधि एक ऐसा ट्रस्ट होता है, एक ऐसा मानो एक बैंक ही मान लो कि अकाउंट होता है जिसमें देश का सारा पैसा जमा रहता है। हमारे देश का जितना भी जमा पूंजी है वो किस में होती है, संचित निधि पर। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान उस संचित निधि पर जो है किसका नियंत्रण हो जाता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक, तो आज की क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के बारे में देखा। तो यहाँ हमारी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।